कभी बेहद पावरफुल रही इंपीरियल सील, जो पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी, अब इस दुनिया में बस एक बेकार पत्थर बन गई है जिसे सब नफरत की नजर से देखते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस दुनिया में हर कोई 16 साल की उम्र में अपना मिलिट्री टैलिस्मैन जागृत अवेकन करता है और जंग के लिए एक पावरफुल फौज बुलाता है। कुछ लोग एंजेलिक मिलिट्री टैलिस्मैन जागृत करते हैं जो एक पल में 800 मिलियन फरिश्तों को बुलाकर सारी बुराइयों को खत्म कर सकता है। लेकिन मैं इंपीरियल सील, जो ग्रेट शिया डायनेस्टी का नेशनल मिलिट्री टैलिस्मैन है, उसे जागृत करने के बावजूद अपनी फौज नहीं बुला पाया। इस तरह मैं सेकेंड वॉर एकेडमी का एक स्टूडेंट बन गया। आज नए स्टूडेंट्स का पहला असेसमेंट था। स्क्रीन पर रोशनी की एक किरण पड़ी और मेरी जानकारी दिखाई दी। लू यून, रेयर ग्रेड ह्यूमन मिलिट्री टैलिस्मैन, ट्रूप क्वांटिटी 0, ट्रूप लेवल 1, ओवरऑल रेटिंग लो, असेसमेंट रिजल्ट फेल। रिजल्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही वहां हलचल मच गई। यह वाकई मजेदार था। एक रेयर ग्रेड मिलिट्री टैलिस्मैन होकर भी मून स्क्रीन पास नहीं कर सका। जब वो स्कूल आया था तब लू यून एक सेलिब्रिटी था। किसने सोचा होगा कि उसने इतना बेकार मिलिट्री टैलिस्मैन जागृत किया है। ऐसा लगता है कि इंसानियत की कमजोर फौज का श्राप अभी भी बना हुआ है। एक मिडिल एज टीचर ने शायद हिचकिचाते हुए धीरे से मुझसे कहा, टैलिस्मैन वापस ले लो, मिड टर्म एग्जाम में अभी एक हफ्ता बाकी है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। मेरे जाने के बाद सफेद ड्रेस में एक लड़की स्टेज पर आई। जब वो मेरे पास से गुजरी तो उसकी साफ और ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी, लू यून, हमारा वादा मत भूलना। अगर तुमने हार मान ली तो मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगी। फिर लिंग जू मुड़ी और टेस्टिंग इक्विपमेंट की तरफ गई। उसके कोमल हाथों ने एक सुंदर रूमाल जैसा कुछ बनाया और उसके सामने एक सफेद पंख दिखाई दिया जो धीरे धीरे टेस्टिंग इक्विपमेंट में गिर रहा था। तुरंत ही टेस्टिंग इक्विपमेंट से एक तेज सफेद लाइट निकली। उसी समय स्टेज से टीचर की तेज आवाज आई, लिंगजू, रेयर ग्रेड एंजेलिक टैलिस्मैन, 15 ट्रूप टाइप्स, ट्रूप मास्टर लेवल 9, ओवरऑल रेटिंग एक्सीलेंट। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो स्टेज के नीचे बैठे स्टूडेंट्स के बीच हंगामा मच गया। ऐसा लग रहा था कि हमारी सेकंड एकेडमी की एंजेलिक गॉडेस लिंगजू फर्स्ट वॉर एकेडमी की मैकेनिकल मो से किसी भी मामले में कम नहीं थी। मैं सोच रहा था कि लिंगजू ने कितने एंजेलिक वॉरियर्स को बुलाया होगा और क्या उसका लेवल टीन्स को पार कर पाएगा। लेकिन इस समय मैंने लिंगजू के असेसमेंट पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं पहले ही एकेडमी की आर्मरी में पहुंच चुका था और अंदर एक बुजुर्ग को आवाज दी, हेलो, मैं अपनी एनर्जी मास्टर सब्सिडी लेने आया हूँ। अरे ये तुम हो लू यून। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह शायद तुम्हें मिलने वाली आखिरी स्पेशल सब्सिडी होगी। हे, अगर तुम इस बार अपना वेपन टैलिस्मैन स्पेस नहीं खोल पाए तो शायद तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तुम अपना टाइम बर्बाद करना बंद क्यों नहीं करते? मेरे घर पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां लोगों की जरूरत है। क्या तुम इस पर सोचना चाहोगे? जरूरत नहीं है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया दादाजी चेन, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी एक चांस है। मैंने उन बुजुर्ग को आगे बोलने नहीं दिया। बड़े काले पत्थर की टेबल के पीछे बैठे वो बुजुर्ग हंसे, अच्छा लड़का है, एक हफ्ते बाद जब तुम रो रहे होगे तो मुझे ढूंढना मत भूलना। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनका हाथ काले पत्थर की टेबल पर पड़ा। 3 पत्थर जो हल्की चमक दे रहे थे जादुई तरीके से टेबल पर दिखाई दिए। मैंने तीनों पत्थर उठाए, बुजुर्ग को नमस्ते किया और फिर चला गया। लड़के को जाते हुए देखकर बुजुर्ग ने एक ठंडी आह भरी, बूढ़े, हे, क्या तुम्हें लगता है कि इस बच्चे में अभी भी कोई उम्मीद बची है? अगले ही पल काले पत्थर की टेबल से एक हल्की सी आवाज आई। उम्मीद बहुत कम थी। मुझे उस जेड सील का ऑरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। वो बुजुर्ग क्लासिकल चीनी में बोलते हुए टेबल पर हाथ पटक कर खड़े हुए, अंगड़ाई ली और दरवाजे पर खड़े एक सीधे साधे आदमी को बुलाया। उस दिन सेकेंड वॉर एकेडमी के आर्मरी के गेट बंद थे और एंट्रेंस पर रखा बड़ा काला पत्थर गायब हो गया था। हालांकि एकेडमी के स्टूडेंट्स ने बहुत पहले ही इस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। सच में अजीब बात है। इस बीच अपनी डॉर्मेट्री में वापस आकर मैंने टेबल पर इंपीरियल सील रखी और उम्मीद के साथ वे 3 चमकते हुए पत्थर निकाले। ये सिल्वर कलर के एनर्जी स्टोन्स थे जिनमें से हर एक में 100 एनर्जी पॉइंट्स थे। आइस रून को जागृत करने के बाद एक आइस मास्टर इसे एनर्जी अब्सॉर्ब करने दे सकता था, जिससे आइस रून स्पेस खुल जाता और आइस मास्टर समन हो पाता। आमतौर पर आइस रून स्पेस को कामयाबी से खोलने के लिए सिर्फ एक एनर्जी स्टोन की जरूरत होती थी। हालांकि मेरी इंपीरियल सील पहले ही 9 एनर्जी स्टोन सोख चुकी थी, फिर भी स्पेस खुलने का कोई नामोनिशान नहीं था और एक हफ्ते में
सेकंड वॉर एकेडमी के मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले थे। अगर मैं फेल हो जाता तो एकेडमी मुझे सख्त सजा देती। मुझे पता था कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। यह सब इस बात पर निर्भर था कि मैं इस बार सफल हो पाता हूँ या नहीं। मैंने घबराहट में थूक निगला और धीरे धीरे एक एनर्जी स्टोन को इंपीरियल सील के करीब लाया। एक हल्की गूंज हमिंग के साथ मुझे लगा कि एनर्जी स्टोन मेरे हाथ से गायब हो गया है, जबकि टेबल पर रखी इंपीरियल सील से सिर्फ एक हल्की चमक निकली और फिर जल्दी ही उसका डल ब्राउनिश लुक वापस आ गया। इससे मुझे बहुत निराशा हुई, लेकिन अगले ही पल एक बहुत ही चमकदार सुनहरी रोशनी अचानक मेरी आंखों के सामने आई। इसके साथ ही वो नोटिफिकेशन जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था मेरे दिमाग में गूंज उठा। आइस मास्टर स्पेस सफलतापूर्वक खुल गया है। डिटेक्शन से पता चला है कि होस्ट का आइस टैलिस्मन एक यूनिक गॉड लेवल आइस टैलिस्मन है। स्ट्रॉन्गेस्ट आइस मास्टर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। होस्ट के लिए सबसे सूटेबल टैलेंट निकाला जा रहा है। यूनिक हिडन गॉड लेवल टैलेंट लाइफ स्पैन बियॉन्ड हेवन लेवल 1 मिलने पर होस्ट को बधाई। यूनिक पैसिव स्किल इटर्नल लॉन्जेविटी मिलने पर होस्ट को बधाई। मेरा उत्साह बढ़ गया और मैंने तुरंत अपने आइस मास्टर इंटरफेस की जांच शुरू कर दी। सिस्टम आने से मेरी बेसिक कैपेबिलिटीज में सुधार नहीं हुआ था। वे अब भी केवल 10 पॉइंट्स ही थीं। हालांकि जो स्किल्स दिखाई दी उन्होंने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। लाइफ स्पैन बियॉन्ड हेवन लेवल 1। इसका असर यूजर की मेंटल स्ट्रेंथ और स्किल लेवल पर डिपेंड करता है। एक रैंडम ह्यूमन आइस सीड लेवल 1 को समन करें। लाइफ स्पैन बियॉन्ड हेवन लेवल 1। इसका असर यूजर की मेंटल स्ट्रेंथ और स्किल लेवल पर डिपेंड करता है। एक रैंडम ह्यूमन आइस सीड लेवल 1 को समन करें। ग्रेड्स ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और लेजेंडरी गॉड ग्रेड हैं। स्किल को अपग्रेड करके चांस बढ़ाया जा सकता है। इन स्किल्स को ध्यान से समझने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उम्र किस्मत से तय होती है। यह बुलाए गए आइस सीड्स और खुद की स्किल्स के असर को 10 गुना बढ़ा सकता है और यह स्किल अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। इसका मतलब है कि स्किल अपग्रेड होने के बाद इसका असर और भी खतरनाक होगा। इकलौती स्किल जिसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता वह है इटर्नल लॉन्जेविटी सैक्रिफाइस। ऐसा इसलिए क्योंकि यह यूजर को मिलने वाले सारे डैमेज का बोझ उसके बुलाए गए आइस सीड्स पर डाल देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मेरे आइस सीड्स जिंदा हैं मैं कभी नहीं मरूंगा? अगर मैं फ्यूचर में हजारों या लाखों आइस सीड्स समन कर लूं तो भला मुझे कौन मार पाएगा? इस इटर्नल लॉन्जेविटी सैक्रिफाइस को एक इनविंसिबल स्किल कहा जा सकता है। काफी देर बाद मैं आखिरकार उस शॉक से बाहर आया और टेबल पर रखी इंपीरियल सील को उम्मीद भरी नजरों से देखा। इस वक्त इंपीरियल सील का पुराना फीकापन खत्म हो चुका था। उसमें से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थीं और वह किसी विलो ब्रांच की तरह चमकदार लग रही थी। यह देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा एनर्जी स्टोन सीधे इंपीरियल सील के पास रख दिया। इंपीरियल सील ने तुरंत उसे अब्सॉर्ब कर लिया और आइस रून एनर्जी भी 0 से बढ़कर 100 हो गई। मैंने तुरंत ह्यूमन आइस सीड्स को बुलाने की स्किल एक्टिवेट की और मेरे सामने एक काला भंवर वॉर्टेक्स दिखाई दिया। आर्मर के टकराने की आवाज के साथ पूरा कवच पहने हुए एक ह्यूमन वॉरियर उस भंवर से बाहर निकला। जब मैंने अपना पहला ह्यूमन आइस टाइप समन देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्रेट चिनरुइशी Black Iron Cavalry, Strength 150, Agility 150, Spirit 150, Constitution 150। अपने सामने ग्रेट चिन ऋषि को देखकर मैं दंग रह गया। इन्होंने ही चिन के 6 राज्यों को जीतने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। एक कहावत थी, मिरेकल सोल्जर्स वेइवू क्लैन का मुकाबला नहीं कर सकते और वेइवू क्लैन ग्रेट चिन ऋषि का सामना नहीं कर सकते। ये दोनों ही उस दौर की मशहूर ताकतें थीं, फिर भी वे इनके आगे नहीं टिक पाए। यह उनकी असली पावर दिखाता है। इसके अलावा उनकी स्टैट्स भी काफी जबरदस्त थीं। चारों एट्रीब्यूट्स 150 पॉइंट्स के थे। यह लेवल 5 या उससे ऊपर के दूसरे ब्लैक आयरन और आइस टाइप समन्स के बराबर है। यह यकीनन बेसिक एट्रीब्यूट्स में 10 गुना की बढ़त बूस्टर थी। हालांकि मैंने एक प्रॉब्लम भी नोटिस की। एक ग्रेट चिन ऋषि को समन करने में एक नॉर्मल आइस टाइप समन के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। एक ही बार में पूरे 100 एनर्जी पॉइंट्स खत्म हो गए। आइस रून हर दिन सिर्फ 20 एनर्जी पॉइंट्स रिजेनरेट करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं पूरी तरह ऑटोमेटिक रिजेनरेशन पर निर्भर रहा
तो मुझे अगले सैनिक को बुलाने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। और इसमें वह एनर्जी शामिल नहीं है जो जंग के दौरान छोटों को ठीक करने में खर्च होगी। एनर्जी रिजर्व्स हमेशा से हर आइस मास्टर के लिए सिरदर्द रहे हैं। मैंने अपने आखिरी एनर्जी स्टोन को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ सोचा, अगर मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया तो फिर रिसोर्सेज मिलना नामुमकिन होगा। यह सोचकर मैंने आखिरी एनर्जी स्टोन भी अब्सॉर्ब कर लिया और हाथ के एक इशारे से दूसरा ग्रेट चिन रुइशी भंवर से बाहर आ गया। कुछ ही मिनटों बाद मैं सेकंड वॉर एकेडमी के वॉर डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच गया। वहां 5 वॉर डंजन्स के सामने कई स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहला बिगिनर डंजन एकदम खाली था। यह देखकर मैं बस अपना सिर हिलाकर रह गया। सेमेस्टर शुरू हुए 3 महीने हो चुके थे और लगभग सभी स्टूडेंट्स लेवल 3 से ऊपर पहुंच चुके थे। बिगिनर डंजन में सिर्फ लेवल 3 तक के मॉन्स्टर्स थे, इसलिए जाहिर है वहां ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही मैं डंजन में घुसने वाला था, पीछे से हंसने की आवाजें आईं। अरे क्या ये लू यून नहीं है? क्या तुम डंजन में जाना चाहते हो? कहो तो हम तुम्हारी मदद कर दें। लू यून, वो जोकर। न्यूबी डंजन के मॉन्स्टर्स भले ही कमजोर हों, पर बिना किसी आइस सीड के अंदर जाना सीधे मौत को दावत देना है। लिंग जू ने तो उसे लेवल अप करने में मदद का ऑफर भी दिया था, पर उसने मना कर दिया। उसे वाकई अपनी भलाई का पता नहीं है। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और इंपीरियल सील निकालकर डंजन के एंट्रेंस पर लगे डिवाइस पर रख दी। स्क्रीन पर चमका, यूजर लू यून, पहचान कंफर्म, लेवल अप्रूव्ड, एंट्री की इजाजत मिल गई। अगले ही पल वॉर डंजन का पोर्टल खुल गया। मैं मुड़ा और मेरे साथ 2 पूरी तरह से हथियार बंद चिन रूशी वॉरियर्स खड़े थे। दोनों की आंखों में गजब का किलिंग इंटेंट, मारने का इरादा था। फिर मैंने एंट्रेंस के पास लगी चैलेंज रैंकिंग पर एक नजर डाली और अपने योद्धाओं के साथ भंवर के अंदर चला गया। बाहर खड़े स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह बेकार लड़का जो 3 महीने तक अपना स्पेस तक नहीं खोल पाया था, उसने वाकई सैनिकों को समन कर लिया है। उन्हें उन काले कवच वाले योद्धाओं से एक खतरनाक वाइब महसूस हो रही थी जो आम सैनिकों में नहीं होती। तभी कोई चिढ़कर बोला, छी, 3 महीने में सिर्फ 2 सैनिक बुलाए, इसमें बड़ी बात क्या है? भले ही इनका गियर अच्छा दिख रहा हो, पर ह्यूमन सोल्जर सिर्फ दिखावे के होते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वह यह स्टार्टर डंजन भी क्लियर नहीं कर पाएगा। तभी लिंगजू, जो अभी अभी लेवल 9 वॉर डंजन से बाहर निकली थी, उसने यह शोर सुना। उस लड़की के ठंडे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जैसे ही मैं वॉर डंजन के अंदर गया, मुझे जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आईं। मेरे बगल में खड़े दोनों ग्रेट चिन रुइशी को खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी ब्रॉन्ज सोर्ड्स और ढाल, शील्ड्स निकाल ली और मेरे आगे आकर पोजीशन ले ली। मैं खुद को यह कहने से नहीं रोक पाया, जैसा कि उम्मीद थी, ये ढाल और हथियारों से पूरी तरह लैस हैं। मेरे 100 एनर्जी पॉइंट्स वसूल हो गए। मैंने देखा कि उनके पास सिर्फ तलवारें और ढाल ही नहीं, बल्कि और भी काफी सामान था। मैंने चारों तरफ देखा। मैं घास के एक विशाल मैदान में था, जहां झाड़ियां कमर तक ऊंची थीं। जानवरों की आवाजें उन्हीं झाड़ियों के पीछे से आ रही थीं, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं थी। लेवल 3 मॉन्स्टर्स वाले इस स्टार्टर डंजन में मैं इनविंसिबल, अजेय था। मैंने बिना देर किए अपने दोनों योद्धाओं को ऑर्डर दिया, जाओ। दोनों तुरंत उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गए। तभी 1 मीटर से भी लंबा एक काला भेड़िया झाड़ियों से बाहर कूदा। उसके दांत किसी खतरनाक हथियार की तरह चमक रहे थे, लेकिन अगले ही पल एक योद्धा ने अपनी तलवार घुमाई और एक झटके में उस भेड़िए का सिर हवा में उड़ गया। लेवल 1 के काले भेड़िए को मारने पर बधाई। ग्रेट चिन रुइशी की 150 पॉइंट्स वाली स्टैट्स के सामने वह बस एक मामूली मिनियन था। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस चेक किया और पाया कि हर लेवल 1 मॉन्स्टर को मारने पर मुझे सिर्फ 0.1% एक्सपीरियंस मिला। इसका मतलब था कि लेवल अप करने के लिए मुझे अभी भी 1000 मॉन्स्टर्स और मारने थे। हालांकि मेरे कानों में सिस्टम की अनाउंसमेंट्स बजना बंद नहीं हुई थीं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरा एक्सपीरियंस 2% बढ़ गया। ये काफी इफेक्टिव लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं आज ही लेवल 3 तक पहुंच सकता हूं। मैं जोश में अपने दोनों चिन रुइशी योद्धाओं के पीछे पीछे घास के मैदान में और अंदर चला गया। जैसे ही मैं घास के एक घने हिस्से से गुजरा, एक चीख सुनाई दी और झाड़ियों में छिपा एक ब्लैक वुल्फ अचानक मुझ पर झपटा। तभी मैंने अपनी मेन स्किल सोल शॉक
एक्टिवेट कर दी। वह खूंखार भेड़िया तुरंत अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में जो पहले दरिंदगी थी, अब वहाँ सिर्फ खौफ था। ये देखकर मैं हैरान भी हुआ और खुश भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 1 सोल शॉक में इतनी पावर होगी। आमतौर पर लेवल 1 पर यह स्किल सिर्फ सफेद कॉमन ग्रेड होती है, जो मॉन्स्टर्स को बस थोड़ा धीमा कर पाती है। ऐसा लगता है कि मेरी 10x लाइफ स्पैन स्किल ने सोल शॉक के कंट्रोल को भी बढ़ा दिया है। तभी कुछ मीटर दूर से एक तीर चला जो सीधे उस ब्लैक वुल्फ को लगा। भेड़िया तड़पा और मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ गए। मैंने उस तरफ देखा जहाँ से तीर आया था। एक चिनरुइशी सैनिक अपना धनुष बो नीचे रख रहा था। ये देखकर मुझे और भी तसल्ली हुई। ये योद्धा वाकई एक पूरी तरह तैयार स्पेशल फोर्स की तरह थे। तभी मुझे उस मरे हुए भेड़िए के पास एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, एक एनर्जी स्टोन। मैंने उसे उठा लिया, पर उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स एनर्जी थी। फिर भी कुछ न होने से तो यह बेहतर ही था। मैंने अपनी इंपीरियल सील से उसे अब्सॉर्ब करवाया और आगे बढ़ गया। 1 घंटे बाद मेरा एक्सपीरियंस 8% तक पहुंच गया। अब आगे घास के मैदान में आग जलती दिखी। वहाँ आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसे वेयरवुल्फ मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। जब उन वेयरवुल्व्स ने हमें अपने इलाके में घुसते देखा तो उन्होंने चिल्लाते हुए हमला कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते देख दोनों चिनरुइशी योद्धाओं ने अपनी तलवारें म्यान स्कैबर्ड में रखी और हाथों में एक ब्रॉन्ज हलबर्ड फरसा जैसा हथियार ले लिया। दरांती की तरह उन्होंने बड़ी आसानी से उन वेयरवुल्फ मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर दिए। लेवल 2 हाफ वेयरवुल्फ को मारने पर बधाई। मिला एक्सपीरियंस 20। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बीतने के बाद मेरा एक्सपीरियंस 77% तक पहुंच गया था। मैंने योद्धाओं को बाकी मॉन्स्टर्स को मारने का आदेश दिया और खुद उनकी लाशों से लूट चेक करने लगा। जल्द ही मेरे पास 5-5 पॉइंट वाले 1 दर्जन से ज्यादा एनर्जी स्टोन्स इकट्ठा हो गए। 100 मीटर और आगे बढ़ने पर मुझे एक तेज दहाड़ सुनाई दी। वहाँ कई जगह आग जल रही थी, जहाँ वेयरवुल्व्स मांस भून रहे थे। पर ये पहले वाले मॉन्स्टर्स से अलग थे। इन्होंने चमड़े के कपड़े पहने थे। ये लेवल 3 वेयरवुल्फ वॉरियर्स थे। मैंने सुना था कि सेमेस्टर शुरू होने के 1 महीने बाद ही ये वेयरवुल्फ वॉरियर्स नए स्टूडेंट्स के लिए किसी डरावने सपने नाइटमेयर की तरह बन गए थे। 5 वेयरवुल्फ वॉरियर्स ने एक साथ हम पर हमला किया। उनकी स्पीड बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी आर्मी हमला कर रही हो। मुझे अब समझ आया कि दूसरे स्टूडेंट्स इनका सामना करने से क्यों डरते थे। इतने लो लेवल डंजन में भी ये मॉन्स्टर्स एक फॉर्मेशन बनाकर हमला कर रहे थे। लेकिन मेरे चिनरुइशी योद्धाओं ने बड़ी कुशलता से अपने धनुष ताने और तीर छोड़े। तीर किसी उल्का पिंड मिटियोर की तरह तेजी से उड़े और सीधे उन योद्धाओं को लगे। वे खतरनाक दिखने वाले वेयरवुल्फ वॉरियर्स एक एक करके ढेर हो गए। बधाई, लेवल 3 वेयरवुल्फ वॉरियर मारा गया। 1030 एक्सपीरियंस। मैं मुस्कुरा उठा। मैं तो भूल ही गया था कि इन सैनिकों के पास क्रॉसबोज भी थे। इन हल्के कवच वाले मॉन्स्टर्स के लिए यह सबसे सही हथियार था। आधे घंटे के अंदर मैंने पूरा एरिया साफ कर दिया। मैंने अपनी इंपीरियल सील उन लाशों के ढेर पर फेंकी और उसने सारे एनर्जी स्टोन सोख लिए। अब मेरे पास 100 से ज्यादा पॉइंट्स जमा हो गए थे। मैंने तुरंत हाथ के एक इशारे से तीसरे चिनरुइशी योद्धा को बुला लिया। डंजन साफ करने के बाद मैंने तीनों योद्धाओं को वापस अपने टैलिस्मैन स्पेस में रखा और वहां से निकल गया। इस बीच एक खतरनाक घाटी में एक बुजुर्ग ओल्ड चेन जानवरों से लड़ रहे थे। अचानक वह ठिठक गए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। तभी एक विशाल ब्लैक मार्केट जायंट जिसकी पीठ पर आर्सेनल लिखा था वहां उतरा और एक जानवर को कुचल दिया। चेन वुडी, तुम वहाँ खाली क्यों खड़े हो? उस जायंट ने पूछा। चेन वुडी होश में आए और बोले, मैंने कहा था ना कि इस साल कुछ छिपे हुए टैलेंट आए हैं। मेरे बिगिनर्स ग्रासलैंड डंजन को क्लियर करने का रिकॉर्ड आज टूट गया है। तभी एक ब्लैक मार्केट बुल वहाँ झपटा और ओल्ड चेन को चिढ़ाते हुए बोला, लेवल 3 बिगिनर डंजन में ऐसी क्या बड़ी बात है? और वैसे भी ओल्ड चेन, जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त तुम्हारी रैंकिंग 100वीं थी, है ना? तुम्हारा रिकॉर्ड टूटना किसी बड़े टैलेंट की निशानी तो है ही। चेन वुडी का जवाब किसी उड़ते हुए हाथी की तरह था। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। बकवास। लेवल 3 से पहले टॉप 100 नए वॉरियर्स में आने का मतलब है कि उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस साल सिर्फ वह लड़की लिंगजू टॉप 100 में आई है। ओल्ड चेन, मुझे लगता है कि तुम बस फेंक रहे हो। ब्लैक बुल की बातें सुनकर चेन वुडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि यह छोटा लड़का कौन है। इसी बीच वॉर डंजन के बाहर
मैंने लीडर बोर्ड पर एक रिकॉर्ड देखा, 2 घंटे और 47 मिनट। यह पहली बार में डंजन क्लियर करने का मेरा रिकॉर्ड था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे नोटिफिकेशन मिला कि मैं टॉप 100 डंजन रिकॉर्ड्स में आ गया हूँ और मुझे 50 पॉइंट्स आइस रून एनर्जी मिली है। ये वाकई एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। इन 50 पॉइंट्स के साथ इंपीरियल सील की एनर्जी 96 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। बस थोड़े और एनर्जी स्टोन्स मिलते ही मैं एक और ग्रेट चिन ऋषि वॉरियर बुला सकता था। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता तो मेरी स्पीड कम से कम आधा घंटा और बढ़ सकती थी। अब तो मेरे पास एक और योद्धा भी है, तो मैं इस रिकॉर्ड को और भी बेहतर बना सकता हूँ। यह सोचकर मैंने दोबारा डंजन में जाने की तैयारी की। तभी पीछे से आवाज आई, अरे हमारे आइस रून जीनियस लू यून ने तो डंजन बिना किसी नुकसान के ही खत्म कर दिया। क्या इसे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई? यह 2 घंटे तक अंदर छिपकर बस टाइम पास कर रहा था क्या? हाँ, तुम्हारी ह्यूमन यूनिट्स कहाँ हैं? क्या भेड़ियों ने उन्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया? मैं मुड़ा और उन लोगों को देखा। उन्हें अपनी ताकतों पर बड़ा घमंड था और वह मेरा मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पहले होता तो शायद मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए बहस करता, पर अब मैं लेवल अप करने और रिकॉर्ड तोड़ने में बिजी हूँ। इन छोटे जोकरों पर अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूँ? मैंने उन्हें इग्नोर किया और वापस डंजन में चला गया। मेरे जाते ही वह और भी घमंडी हो गए। तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? अभी भी लेवल 1 के न्यूबी हो? किस बात का दिखावा कर रहे हो? मुझे यकीन है कि यह 7 दिनों तक एक वेयरवुल्फ वॉरियर की शक्ल तक नहीं देख पाएगा। इधर डंजन में 3 ग्रेट चिन रुइशी ने अपनी तलवारें निकाली और आगे बढ़े। इस बार जैसे ही लेवल 1 ब्लैक वुल्व्स खत्म हुए, मुझे 2 एनर्जी स्टोन्स मिल गए। इंपीरियल सील ने उन्हें अब्सॉर्ब किया और एनर्जी 100 पार कर गई। मैंने तुरंत चौथे ग्रेट चिन रुइशी को समन कर लिया। अब चारों योद्धा मिलकर मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। मैं तो बस एक दर्शक बनकर रह गया था। 1.5 घंटे बाद वेयरवुल्फ वॉरियर्स का आखिरी ग्रुप भी ढेर हो गया। योद्धाओं ने गिरे हुए एनर्जी स्टोन्स उठाए और मुझे 75 पॉइंट्स और मिल गए। तभी मैंने देखा कि एक लाश के पास एक लेदर आर्मर चमक रहा था। मुझे एक इक्विपमेंट ड्रॉप मिला था। मैंने उसे उठाया और उसके स्टैट्स चेक किए। वुल्फ हाइड आर्मर, ब्लैक आयरन ग्रेड, लेवल 1, +2 कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे पास पहले से ही डैमेज ट्रांसफर वाला इफेक्ट था, तो 2 पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी जरूरत नहीं थी। फिर भी मैंने उसे पहन लिया। चारों योद्धाओं को वापस अपने स्पेस में रखने के बाद मैं बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, एक और नोटिफिकेशन आया। वॉर लॉर्ड लू यून को बिगिनर्स वॉर डंजन का ओल्ड टाइम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई। रिवॉर्ड 100 आइस रून एनर्जी। उसी समय लेवल 9 डंजन से थकी हारी लिंगजू बाहर निकली। उसके चेहरे पर हैरानी थी। मेरा रिकॉर्ड टूट गया? एकेडमी में मेरे अलावा कोई और टॉप 100 में नहीं था। 3 महीने बाद अचानक यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा? क्या यह वह हो सकता है? यह सोचते ही वह अपनी थकान भूलकर सीधे बिगिनर डंजन की तरफ दौड़ी। दूसरी तरफ एकेडमी के गेट पर एक परछाई बिजली की रफ्तार से गुजरी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या वह आर्मरी वाले एल्डर चेन थे? किसी स्टूडेंट ने हैरानी से पूछा। एल्डर चेन सीधे डीन यूशिसान से जा टकराए। ओल्ड फिश, क्या तुम्हें भी रिकॉर्ड टूटने का नोटिफिकेशन मिला? यूशिसान ने कहा, मेरा टॉप 10 रिकॉर्ड तो सालों तक नहीं टूटेगा, पर लू होंग ने बताया कि उसका टॉप 50 रिकॉर्ड टूट गया है। क्या टॉप 50? सिर्फ टॉप 100 नहीं? चेन वुडी दंग रह गए। चलो, मैं यह जानने के लिए बेताब हूँ कि वह कौन है। मैं डंजन से बाहर आया ही था कि लिंग झू दौड़ती हुई दिखी। वह जख्मों से लथपथ थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। लू यून, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम सही सलामत बाहर आ गए। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। तुमने काफी समय से मेरे साथ खाना नहीं खाया है। मैं मुस्कुराया। ठीक है, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जैसे ही हम वहाँ से गए, पीछे खड़े स्टूडेंट्स जल भुन गए। इस लू यून में ऐसा क्या है? एक बेकार मिलिट्री लॉर्ड हमारी लिंगजू के साथ कैसे घूम सकता है? तभी एक जोरदार धमाके, सोनिक बूम के साथ वहां 2 लोग उतरे। उनके सामने यू शिशान और चेन वूदी खड़े थे, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे। दोनों बुजुर्गों ने बिगिनर डंजन के बगल में लगे लीडर बोर्ड पर नजर डाली और फिर एंट्रेंस के पास खड़े स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक्साइटमेंट के साथ देखा। लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वहां मौजूद सभी लोग लेवल 5 से ऊपर के थे और बिगिनर डंजन के अंदर नहीं जा सकते थे। असेसमेंट के दौरान
क्या तुमने किसी को इस डंजन के अंदर जाते देखा है? यू शिशान चिल्लाया। चेन वूडी ने भी उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। यह सुनकर एक लड़के ने जवाब दिया, सिर्फ लू यून गया था, उसके अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा। यह सुनते ही चेन वूडी का हाव भाव अचानक बदल गया। उसे शक हुआ कि क्या यह वही लड़का है जिसे उसने 3 महीने की स्पेशल सब्सिडी दी थी। यू शिशान ने भी अपना मुंह बनाया। वह लू यून का नाम अच्छी तरह जानता था। उन 2 खास स्टूडेंट्स में से एक होने के नाते जिन्हें उसने खुद चुना था, यू शिशान ने हमेशा लिंग जू और लू यून पर पूरा ध्यान दिया था। हालांकि पिछले 3 महीनों में लू यून के खराब परफॉर्मेंस ने उसे अपने फैसले पर पछतावा करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन डीन, वह लू यून तो बस नाम का ही है। मुझे नहीं लगता कि वह डंजन में मॉन्स्टर्स को मार भी रहा होगा। वहां मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा, मैंने लू यून की 2 ह्यूमन यूनिट्स देखी थीं। उनकी बॉडी देखकर नहीं लगता कि वह किसी काम की है। वे शायद एक काले भेड़िए को भी नहीं हरा सकते। उनकी बातें सुनकर यू शिशान और चेन वूडी निराश हो गए। ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला लू यून नहीं था। आखिर लेवल 1 की यूनिट के साथ टॉप 50 रिकॉर्ड तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। यू शिशान और चेन वूडी दोनों के रिकॉर्ड तब बने थे जब वे लेवल 3 के पीक पर थे। लू यून की लेवल 1 यूनिट भला सिर्फ 2 बार में टॉप 50 में कैसे आ सकती थी? दोनों को अब यह जानने की और भी ज्यादा बेचैनी थी कि आखिर वह टैलेंटेड स्टूडेंट है कौन। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने कोई बहुत पावरफुल यूनिट या कोई जादुई हथियार, मैजिक वेपन खरीद लिया हो? जैसे ही वे यह सोच रहे थे, यू शिशान के कम्युनिकेटर पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या हुआ? चेन वूडी ने हैरानी से पूछा। यू शिशान ने पहले बाकी लड़कों को वहां से जाने का इशारा किया, फिर भारी आवाज में कहा, अभी खबर मिली है कि इस बार का फॉर्मल असेसमेंट तीनों स्कूलों का एक साथ जॉइंट होगा। यह सुनकर चेन वूडी का चेहरा और भी उतर गया। ट्रायल में हिस्सा लेने वालों की संख्या का क्या वॉर गॉड टेम्पल के लोग इस साल कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? यू शिशान उलझन में था। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि स्टार रिवर ग्रेट वॉल के उस पार का इलाका बहुत अशांत, रेस्टलेस होता जा रहा है। चेन वूडी की नजरें चिंता से भरी थीं। इन बच्चों को जल्दी बड़ा होना ही होगा। उसी समय एकेडमी के कैफेटेरिया में लिंग जू की कम्युनिकेशन वॉच पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज चेक किया और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। एकेडमी ने अनाउंस किया है कि 7 दिनों में होने वाला फॉर्मल टेस्ट तीनों वॉर एकेडमीज मिलकर करेंगी। लिंग जू ने लू यून को बताया। ठीक है, पर इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? लू यून ने कैजुअल तरीके से पूछा। लिंग जू उसे समझाने लगी। इस इवैल्यूएशन की जानकारी सिर्फ टॉप 100 को भेजी जाती है। लू यून, तुम हिम्मत मत हारना। तुमने अब सैनिकों को बुला लिया है तो तुम टेस्ट पास कर लोगे। तुम बस मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उसके माथे पर धीरे से थपथपाया। तो यह तय रहा, अब से मेरी देखभाल एंजेलिक लिंग जू ही करेंगी। मेरी इस हरकत से लिंग जू शर्मा गई और उसकी गर्दन लाल हो गई। खाना खत्म करने के बाद कैफेटेरिया में मौजूद लड़कों की जलन भरी नजरों के बीच हम दोनों वहां से निकल गए। लिंग जू लेवल 9 डंजन की तरफ चली गई, जबकि मैं फिर से बिगिनर डंजन में घुस गया। एक झटके के साथ मेरे चारों ग्रेट चिनरुइशी सैनिक भंवर से बाहर निकले। अपनी एनर्जी का बैलेंस देखकर मैंने तुरंत 5वां सैनिक भी समन कर लिया। 5 एलीट किन सैनिक मेरे सामने कतार में खड़े थे। उनका ऑरा देखकर ही समझ आ रहा था कि यह दुनिया पर राज करने वाली सेना है। मेरे एक इशारे पर 5 योद्धाओं ने अपनी तलवारें निकाली और घास के मैदान की ओर दौड़ पड़े। वहां एक तरफा कत्लेआम शुरू हो गया। 20 मिनट के अंदर ही उन्होंने लेवल 1 के भेड़ियों का सफाया कर दिया। मैं उनकी लाशों से लूट इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक मेरे टैलिस्मन स्पेस से इंपीरियल सील अपने आप बाहर निकल आई। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। स्पेशल कंडीशन डिटेक्ट हुई है। एक सिंगल यूनिट टाइप में स्पेशल एवोल्यूशन हुआ है। इंपीरियल सील से एक सुनहरी रोशनी निकली जो कुछ दूर खड़े एक किन सैनिक पर गिरी। इसके तुरंत बाद फिर से नोटिफिकेशन आया। चिनरुइशी सैनिक बाइची को मिलिट्री टैलिस्मन सर्टिफिकेशन मिला है और वह ब्रॉन्ज लेवल हीरो यूनिट बन गया है। मैं खुशी से उछल पड़ा। एक ब्रॉन्ज लेवल हीरो यूनिट, और वह भी बाइची। मैंने तुरंत उसके स्टैट्स चेक किए। चिनरुइशी बाइची, ब्रॉन्ज लेवल हीरो, स्ट्रेंथ 300, एजिलिटी 300, स्पिरिट 300, कॉन्स्टिट्यूशन 300। यह वाकई बाइची है।
जो इतिहास के 4 महान जनरलों में से एक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। एक ब्रॉन्ज लेवल वॉरियर के तौर पर उसके एट्रीब्यूट्स एक नॉर्मल सैनिक से 2 गुने से भी ज्यादा थे। जाओ, जंग जारी रखो, मैंने इशारा किया। बाईची ने कमान संभाली और हमला शुरू किया। अब वह पहले की तरह सिर्फ पागलों की तरह हमला नहीं कर रहा था, बल्कि दूर से क्रॉसबो का इस्तेमाल कर रहा था और बाकी चारों सैनिकों को गाइड भी कर रहा था। हीरो लेवल यूनिट्स वाकई बहुत रेयर होती हैं। मैंने सिर्फ 5 सैनिक बुलाए और मुझे सीधे बाईची जैसा कमांडर मिल गया। उसकी कमांड में मॉन्स्टर्स को मारने की स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। मैं बस यही सोच रहा था कि जब मेरी किन सेना हजारों या लाखों में होगी, तब यह आदमी दुनिया में क्या तबाही मचाएगा। नोट: आपकी स्क्रिप्ट के अनुसार बाईची के आने के बाद कहानी में अब काफी रोमांच बढ़ गया है। क्या आप अगला हिस्सा जारी रखना चाहेंगे? नदी का वेग राक्षसों को इतनी तेजी से गिरते देख अचानक मेरे मन में आया। भविष्य में सक्सेस पाने के बाद क्या मैं 9 प्रोविंसेस के इतिहास के उन मशहूर जनरल्स को बुला सकता हूँ? जियांग यू, जाओ यूं, यूफी, जियांग झुओ, जियांग झान जैसे लेजेंडरी सोल्जर्स। सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन अभी मेरा सबसे जरूरी काम 7 दिनों में होने वाला ऑफिशियल असेसमेंट है। इस असेसमेंट को 3 स्कूल मैप में बदल दिया गया है, इसीलिए डिफिकल्टी बढ़ने के पूरे चांस हैं। 10 मिनट बाद मैंने कुछ और एनर्जी स्टोन्स उठाए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपने छठे किन वॉरियर को समन किया। बाईची की कमांड में मुझे लड़ाई के ऑर्डर देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जल्द ही जब डंजन में सिर्फ कुछ वेयरवुल्फ वॉरियर्स बचे, तो मैंने आखिरकार लेवल अप कर लिया। उसी समय मेरे सामने 6 चिन वॉरियर्स पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह देखकर मैंने तुरंत उनके एट्रीब्यूट्स चेक किए। चिन वॉरियर, ब्लैक आयरन कैवलरी, स्ट्रेंथ 250, एजिलिटी 250, स्पिरिट 250, कॉन्स्टिट्यूशन 250। लेवल अप करने के बाद चिन एलीट वॉरियर्स के बेसिक एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स बढ़ गए, लेकिन 10 गुना बोनस के साथ वे टोटल 250 पॉइंट्स तक पहुंच गए। मेरा अंदाजा है कि लेवल 2 का चिन एलीट वॉरियर भी लेवल 10 या उससे ऊपर की दूसरी एलीट यूनिट्स के बराबर है। बाईची के एट्रीब्यूट्स भी और बेहतर हुए। उसके चारों मेन एट्रीब्यूट्स 500 पॉइंट्स तक पहुंच गए। हालांकि मुझे यह भी पता चला कि लेवल 2 चिन एलीट वॉरियर को समन करने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए थी, वह अब सिर्फ 450 पॉइंट्स रह गई थी। मेरे ट्रूप टाइप की पहले से ही कम एनर्जी और भी कम होती जा रही थी। ये सुपर पावरफुल यूनिट्स होने की कीमत है। आगे बढ़ते हुए वेयरवुल्फ वॉरियर्स द्वारा गिराए गए एनर्जी स्टोन्स इकट्ठा करने के बाद मैंने डंजन को फाइनल तौर पर छोड़ दिया। मेरी एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी, पर मेरी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मैं जैसे ही डंजन से बाहर निकला, मैंने एंट्रेंस पर लगे इंस्ट्रूमेंट पर फिर से अपनी इंपीरियल सील लगा दी। लू यून लेवल 2। इंस्ट्रूमेंट का अनाउंसमेंट खत्म होने से पहले ही मैं एक बार फिर डंजन के भंवर वॉर्टेक्स में घुस गया था। तभी एंट्रेंस से गुजर रहे कई नए स्टूडेंट्स हैरान रह गए। क्या मैंने गलत सुना? लू यून का लेवल क्या था? लेवल 2? मजाक मत करो। उसने आज ही अपने सोल्जर्स को समन किया था। वह इतनी जल्दी लेवल 2 तक कैसे पहुंच सकता है? हाँ, हे लू यून शायद इस दुनिया के इतिहास में अकेला ऐसा कैंडिडेट होगा जो फॉर्मल इवैल्यूएशन में फेल हो जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा। इस बीच बिगिनर डंजन में मेरी एक्साइटमेंट को महसूस करते हुए बाईची ने अपनी ब्रॉन्ज सोर्ड उठाई, एक दहाड़ लगाई और 5 सैनिकों को लेकर आगे बढ़ गया। एनर्जी स्टोन्स इकट्ठा करने की मेरी स्पीड भी उनके मॉन्स्टर मारने की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लेवल 2 पर पहुंचने के बाद लेवल अप करने के लिए जरूरी एक्सपी एक्सपीरियंस लगभग डबल हो गया था। बिगिनर वॉर डंजन में मॉन्स्टर एक्सपी अब मेरे लिए थोड़ा कम पड़ रहा था। आधे घंटे बाद आखिरी वेयरवुल्फ वॉरियर चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। मैंने जल्दी से एनर्जी स्टोन समेटे और तुरंत डंजन से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद मैंने अपने ट्रूप टोकन्स रिफ्रेश किए और फिर से डंजन में घुस गया। यह एक और आसान ऑपरेशन था। बाईची ने छिन रुइशी चार्ज को लीड किया, लेकिन इस बार जब मैंने अपनी ट्रूप टोकन एनर्जी चेक की तो यह 600 पॉइंट से ज्यादा थी। मुझे पता था कि इसमें पिछले 2 रिकॉर्ड तोड़ने वाले रिवॉर्ड्स शामिल हैं। एक टॉप 20 में आने के लिए 200 एनर्जी और दूसरा टॉप 10 में आने के लिए 300 एनर्जी पॉइंट्स। मैं अभी की सिचुएशन से बहुत खुश हूँ। हाथ के एक इशारे से
मैंने 4 और चिनरुइशी वॉरियर्स को समन किया। अब मेरे पास टोटल 10 चिनरुइशी वॉरियर्स हैं। बाइची की कमांड में इन 10 योद्धाओं ने बेहतरीन तालमेल के साथ अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे मॉन्स्टर किलिंग स्पीड और भी तेज हो गई। इस बीच सेकेंड वॉर एकेडमी के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग चल रही थी कि 3 स्कूलों के कंपटीशन से कैसे निपटा जाए। टेबल के हेड पर बैठा यू शिशान अचानक खड़ा हो गया। चेन वुदी ने घबराकर पूछा, ओल्ड यू, क्या हुआ? क्या बाकी हॉस्पिटल्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? बाकी सब भी टेंशन में खड़े हो गए, लेकिन यू शिशान शांत था। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही सेकंड पूरे कमरे में शोर मच गया। एक रिकॉर्ड जो लगभग 1 सदी से नहीं टूटा था, वह टूट गया था। वे 10 लोग जो उस लिस्ट में थे, अब साम्राज्य के मशहूर पावर हाउस हैं। यू शिशान, जिसने कभी स्टार रिवर ग्रेट वॉल पर नाम बनाया था, वह खुद 10वें नंबर पर था। एक जीनियस खिलाड़ी, सेकंड एकेडमी ने एक और कमाल का योद्धा दिया है। इस समय यू शिशान समेत हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। चेन वुदी मीटिंग रूम से सबसे पहले बाहर निकला और बिगिनर डंजन की तरफ भागा। बाकी लोग भी यू शिशान की तरफ देखने लगे। यू शिशान ने ताली बजाई और पलक झपकते ही गायब हो गया। बूम बूम बूम! बाकी एकेडमी एक्सपर्ट्स ने भी देर नहीं की और अपना ऑरा दिखाते हुए उसके पीछे भागे। वहां मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि भले ही इस सोल्जर मास्टर की लेवलिंग स्पीड थोड़ी धीमी थी, फिर भी इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यू शिशान और चेन वुदी जैसे लोग जो पहले रैंकिंग में थे, उन्होंने आगे चलकर जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। अब जब उन्हें पता चला कि कोई यू शिशान का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो उनका जोश 7वें आसमान पर था। 1 मिनट से भी कम समय में कई एक्सपर्ट्स जो लेवल 30 से ऊपर थे, बिगिनर डंजन के सामने पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। क्या वह फिर से अंदर चला गया? चेन वुदी और यू शिशान पहले ही एक बार आ चुके थे। इस समय मैं बिना किसी वजह के थोड़ा बेचैन हो गया। एक्सपर्ट्स ने वहां मौजूद स्टूडेंट्स से पूछा, पर उन्हें सही जवाब नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि टॉप 10 में आने के बाद भले ही मैंने क्लियरिंग टाइम कम कर लिया था, मुझे रिकॉर्ड तोड़ने वाला एनर्जी रिवॉर्ड नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 10 के मल्टीपल वाली रैंकिंग, जैसे 20-10 पर ही रिवॉर्ड मिलते हैं। इस बात से मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी सुधार ली और कई रिवॉर्ड्स मिस कर दिए। मुझे बस ये नहीं पता था कि नंबर 1 रैंक के लिए कोई स्पेशल रिवॉर्ड है या नहीं। अब मैं 20 मिनट से कम समय में डंजन पूरा करने की गारंटी दे सकता था और मेरा लेवल 2 का एक्सपीरियंस 50% से ज्यादा हो चुका था। शायद मैं लेवल 3 तक पहुंचने से पहले डंजन का फाइनल रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर सकता था। इन 2 डंजन रन से जमा हुई एनर्जी 150 पॉइंट से ज्यादा थी, तो मैंने तुरंत एक और बड़ी चिनरुशी आर्मी बुलाई। बाइची ने अपने 10वें सोल्जर को आर्चर्स के साथ रेंज्ड अटैक में शामिल होने का ऑर्डर दिया। स्पीड और बढ़ गई। करीब 12 मिनट बाद मैंने फुर्ती से अपने एनर्जी स्टोन समेटे और डंजन से बाहर निकल गया। मैंने एंट्रेंस डिवाइस का इस्तेमाल किया और एक बार फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डंजन के भंवर में कदम रखा। रिकॉर्ड तोड़ने की मेरी इस जल्दबाजी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे ठीक पीछे कई पुराने मास्टर्स हैरानी से उस जगह को घूर रहे थे जहां मैं गायब हुआ था। 2 दिन बाद चेन वुदी ने यू शिशान को बुलाया और पूछा, ओल्ड यू, जो मैंने देखा वो सच था ना? यू शिशान ने अकड़ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, जो तुमने देखा वही मैंने भी देखा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था कि मैं इस बच्चे को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। यू शिशान की बात सुनकर चेन वुदी जोर से हंस पड़ा। यू शिशान खुद भी बहुत एक्साइटेड था। हाँ, वाकई कमाल है। वह लड़का जो अभी डंजन से निकला और 2 सेकंड के अंदर वापस चला गया, वह लू युन ही था। वही जीनियस जिसने एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यू शिशान की आंखों में लगभग आंसू थे। जिस स्टूडेंट को वह कभी बेकार समझकर छोड़ना चाहता था, वह आज उसके खुद के रिकॉर्ड से आगे निकल गया था। शुक्र है कि उसने लू युन का स्पेशल अलावेंस नहीं रोका था, वरना आज उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। तभी पास खड़े कुछ लेवल 2 एक्सपर्ट्स उनके रिएक्शन देखकर उलझन में पड़ गए। आप उस लेवल 2 के लड़के की बात कर रहे हैं ना? क्या वही रिकॉर्ड ब्रेकर है? लेवल 2 होकर टॉप 10 में? एक उम्रदराज खूबसूरत महिला ने कहा, मैं उसे जानती हूँ। क्या यह वही लू युन नहीं है जो लगातार 3 बार मंथली टेस्ट में फेल हुआ था? वही जो ह्यूमन रेस की मामूली यूनिफॉर्म पहनता है? इम्पॉसिबल। इंसानी यूनिट्स इतनी पावरफुल कब से हो गईं? बाकी लोगों को भी गहरा शक था। तभी चेन वुदी और यू शिशान ने
सबकी तरफ अजीब नजरों से देखा। अंदाजा लगाओ, ओल्ड यू को लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा। किसी ने 5 दिन कहा तो किसी ने आधा महीना। तब यू शिशान ने इमोशनल होकर बताया सिर्फ 3.5 दिन। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। सब जानते थे कि एक नए सोल्जर मास्टर के लिए सबसे मुश्किल दौर लेवल 1 से 2 का होता है। खुद को जीनियस मानने वाले इन एक्सपर्ट्स को भी कम से कम 7 दिन लगे थे। जब सब हैरान थे, चेन वूडी डंजन के एंट्रेंस को देख रहा था। जब मैंने आज सुबह उसे देखा था तो उसने अपना ट्रूप टोकन स्पेस भी नहीं खोला था। लेकिन क्या तुमने अभी उसका लेवल चेक किया? यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। एक ही दिन में लेवल 2 तक पहुंचना डंजन का रिकॉर्ड तोड़ने से भी बड़ी बात थी। एकेडमी के सारे एक्सपर्ट्स एकदम चुप हो गए। वे लू युन की इस तरक्की को हजम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर बाद डंजन के एंट्रेंस पर फिर से हलचल हुई। एक जवान लड़का लू युन बाहर निकला और 2 सेकंड में फिर से भंवर के अंदर चला गया। डंजन के अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस बार चेक किया। लेवल 3 तक पहुंचने के लिए बस 29% एक्सपी और चाहिए था। अगर सब ठीक रहा तो 2 और राउंड्स के बाद मैं लेवल 3 से 5 वाले अल्टीमेट डंजन में जा पाऊंगा। मैंने 150 एनर्जी खर्च करके एक और ग्रेट चिन रूशी को समन किया। अब मेरे पास कुल 12 सोल्जर्स थे। मैंने एक लंबी सांस ली और मैदान की तरफ देखते हुए ऑर्डर दिया, बाइची स्पीड बढ़ाओ। जी सर! सामने से एक भारी आवाज आई। अगले ही पल मेरे 12 योद्धा अपनी फॉर्मेशन बदलकर फैन शेप में फैल गए। बाइची उन्हें लीड कर रहा था। राक्षसों को जल्दी खत्म करने के लिए आगे के 3 योद्धाओं को छोड़कर, जिनके पास हलबर्ड थे, बाकी सबने ब्रॉन्ज शील्ड्स और क्रॉसबो ले लिए। तीरों की बारिश शुरू हुई। 250 पॉइंट्स की एजिलिटी की वजह से उनके हमले बिजली की तरह तेज थे। डंजन के राक्षस घास की तरह कटने लगे। मैं बाइची की टैक्टिक्स से बहुत इम्प्रेस्ड था। वह वाकई इतिहास के महान जनरलों में टॉप पर रहने के काबिल है। सिर्फ 12 सोल्जर्स के साथ भी उसने परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ली थी। 13 मिनट बाद सारे वेयरवुल्व्स मारे गए। मेरा लेवल अब 2 88% पर था। मैंने अपने योद्धाओं को गर्व से देखा और उन्हें वापस अपने मिलिट्री टैलिस्मैन में बुलाकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर आया, मुझे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। मुड़कर देखा तो एकेडमी के डीन यू शिशन, चेन वूडी और कई बड़े एक्सपर्ट्स मुझे घूर रहे थे। मेरी भौहें तन गईं। मुझे पता था कि रिकॉर्ड टूटने की खबर फैलेगी, पर इतनी जल्दी? एकेडमी के सभी बड़े लोग वहां जमा थे, लेकिन डंजन का भंवर फिर से खुल चुका था। इसलिए मैंने बस उनकी तरफ हाथ हिलाया और वापस अंदर चला गया। बदमाश कहीं का! चेन वूडी हंसते हुए बुदबुदाया। उसे खुशी भी थी और हैरानी भी, पर जल्द ही वह गंभीर हो गया और यू शिशान से पूछा, ओल्ड यू, इस बच्चे के असेसमेंट का क्या होगा? सब जानते थे कि ऑफिशियल असेसमेंट में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। भले ही लू युन सुपर फास्ट स्पीड से लेवलिंग कर रहा था, पर 7 दिन में लेवल 5 तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। लेवल 5 एकेडमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वह फेल हुआ तो टेम्पल ऑफ वॉर उसे निकाल सकता है। यू शिशान के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। जो कोई भी लू युन को निकालने की कोशिश करेगा, मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। इधर डंजन में मैंने ऑर्डर दिया, सभी क्रॉसबोमैन हमला करो। 12 योद्धाओं के क्रॉसबो एक साथ गूंज उठे। 7 मिनट बाद मुझे अपग्रेड का नोटिफिकेशन मिला। मेरे सोल्जर से एक तेज रोशनी निकली। अब उनके तीरों में एक अलग ही चमक थी और उनकी रेंज इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पूरे इलाके को कवर कर लिया। 1 मिनट से भी कम समय में सारे वेयरवुल्व्स ढेर हो गए। मैं उनकी ताकत देखकर दंग था। मैंने जल्दी से इगोसफीस एनर्जी स्टोन्स जमा किए और डंजन छोड़ दिया। उसी समय तारों भरे आसमान के बीच एक बड़े काले शहर ब्लैक ड्रैगन सिटी में एक बूढ़े आदमी ने आंखें खोली। इंटरेस्टिंग, इस छोटे बच्चे ने मेरा न्यूबी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अचानक